अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित और कुछ ही देर में हमें माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ज्वाइन कर लेंगे इस डिबेट में। और इस वक्त आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान बैक वक्त 3 बड़े बहरानों का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को सामना है मुआशी बहरान का, जो कि बद से बदतरीन हो चुका है। पाकिस्तान को इस वक्त सामना है एक आइनी और कानूनी बहरान का, जो कि एक मैन मेड क्राइसिस लगता है। और इसके अलावा सिक्योरिटी का बहरान है। एक के बाद एक मसला सामने आ रहा है। हमारे जो ऐवाने इक़्तिदार में बैठे हुए या फिर हिज़्ब इख्तलाफ में बैठे हुए लीडर्स हैं, वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं और अवाम सफ़र कर रहे हैं। डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तान के हवाले से एक परेशान कुन रिपोर्ट छापी है। उसके अलावा दिल्ली में इजलास हुआ है शंघाई ताउन तंजीम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स का। उसमें पाकिस्तान और चीन ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत किया है। ये तमाम मौज़ूआत आज हमारी बहस का हिस्सा होंगे, लेकिन आगाज़ हम करेंगे उस बहुत ही अहम मामले से। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर उसके ऊपर बाकायदा डिबेट का आगाज़ भी होगा और सवाल भी करेंगे चौधरी एतजाज़ एहसन साहब से कि वो इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि अदलिया इस वक्त वाज़े तौर पर तकसीम का शिकार नज़र आती है। आपको मालूम है कि एक 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो पटिशन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला किया गया कि इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया जाए, उसके लिए एक 5 रुकनी बेंच बनाया गया और वो बेंच समाअत कर रहा था। 3 रोज़ से मुसलसल समाअत हो रही थी और वो बेंच आज टूट गया है। इस बेंच के टूटने के बाद क्या होगा? क्या नया बेंच तश्कील दिया जाएगा? इसके अलावा जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का गुज़श्ता रात एक डिसीजन सामने आया, तफसीली फ़ैसला, उस फ़ैसले ने सारे बहरान को मज़ीद संगीन कर दिया है। जजेस की तकसीम वाज़ेह है और इसी तकसीम के दौरान पार्लियामेंट जो है वो बड़ी ही जल्दी में कानून पास करती है। क्या पाकिस्तान में एक शख्स के लिए, एक शख्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कानून बनाया जा सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। इस वक्त कहानी आपके सामने है। पहले तो ज़रा देख लीजिए कि ये जो बिल पास किया गया है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये चट मंगनी पट गया। पहले ये बिल जो है वो काबीना से मंजूर होता है, फिर कौमी असम्बली से जिस तरीके से कमज़ोर होता वहाँ से मंजूर होता है और आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसको मंजूर कर लेती है। ये इतनी जल्दी आपको किस जानिब इशारा? आपने तो कल हमें बताया था ना, जिस जानिब इशारा था वो कल आपने बता दिया था कि किसी एक शख्स को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है, जो डिस्क्वालिफिकेशन थी उसको रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। तो कल आपने बड़ी हमने सैर हासिल गुफ्तगू की थी। मैं बैरिस्टर साहब जब आएंगे तो उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ये ठीक है, आम भी ओवरऑल जो लेजिस्लेशन है या बिल जो है उसके कंटेंट से तो शायद कोई इनकार ना कर सके। सो मोटो जो अदलिया लेती रही है नोटिस, उसने बहुत सी एबरेशंस पैदा की हैं, नॉर्मलीज पैदा की हैं, तो उस सिस्टम को ठीक तो होना चाहिए। लेकिन क्या ये तरीक़ा था? क्योंकि आर्टिकल 191 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ही ये जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर है उसको ठीक करे। तो मुझे नहीं मालूम कि उस आर्टिकल के होते हुए क्या ये मुनासिब था हमारी पार्लियामेंट के लिए कि वो ये काम करती। और अब देखना यही है कि आया प्रेसिडेंट इसको उसी आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को तो रिफ़र नहीं करते कि भाई आप कुछ कीजिए। और फिर जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का भी मामला है वो भी यही कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलात को देखे सुओ मोटो को। तो इससे बहुत सी ऐसे पहलू नहीं बासित साहब, मैं आपको बताता हूँ गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। उन डेवलपमेंट्स में कुछ डॉट्स हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहानी और मंजरनामा आपके सामने आ जाता है। कहानी कुछ यूँ है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक 3 रुकनी बेंच की को हेड कर रहे थे। वो बेंच समाअत कर रहा था, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान मौजूद थे, जस्टिस शाहिद वहीद मौजूद थे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। मामला था कि हाफिज़ कुरान को 20 इजाफी नंबर मिलने चाहिए या नहीं। इस डिस्कशन के दौरान ये मामला कि सुप्रीम कोर्ट कैसे सो मोटो लेती है, बेंच किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसमें रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उस पर फैसला महफूज हो गया गालिबन 15 मार्च को। और वो फैसला गुज़श्ता रात सुनाया गया, जिसमें ये कहा गया, फैसला ये सुनाया गया और ये 2-1 से फैसला आया। और इसमें जो जिन 2 जजेस ने इस फैसले के हक़ में जो है सिग्नेचर्स किए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, इन 2 ने दस्तखत किए। और वो फैसला ये था कि जब तक
सुप्रीम कोर्ट के वज़ा नहीं हो जाते कवानीन चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से कि वो सो मोटो किस तरीके से लेंगे, बेंचों जो है उनकी तश्कील कैसे होगी, उस वक्त तक 184(3) के तमाम मुकदमात की समाअत को रोक दिया जाए। तो जिसका मतलब ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज जब 12:02 पर बेंच जिसने समाअत करनी थी उस पटिशन की जो पीटीआई ने दाखिल की थी, आर्टिकल 184(3) के तहत वो मुकदमा चल रहा था, उससे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को रिक्यूज कर लिया, अलहदा कर लिया। अब इसका मतलब यह है कि वो बेंच टूट गया। अब कल उसकी समाअत होगी, चैम्बर में एक मुलाकात चलती रही। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो तकसीम है, जो लड़ाई है, वो पार्लियामेंट का इंतजार कर रहे हैं कि बनाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, पार्लियामेंट में भी कल जो वजीर कानून ने तकरीर फरमाई, जो सारी बातें की, उनका कहना यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अरसे से ये काम नहीं किया जो उनको कर लेना चाहिए था। अब इस ख़ास वक्त में जबकि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी क्या हालात हैं, एक मेजर पार्टी जो पीटीआई है वो वहाँ मौजूद नहीं है, सेनेट में तो चले हैं, नेशनल असम्बली में नहीं है, तो क्या ये मुनासिब वक्त था सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स हैं उन पे बिल लाना? मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है, आया वो आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक रेजोल्यूशन पास कर देते कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये कहते हैं कि आप इस पे काम फौरी तौर पे कीजिए। काजी फायज़ ईसा ने भी यही कहा है ना कि जब तक ये सो मोटो के मामला तय नहीं होते, बेंच फॉर्मेशन के नहीं होते तय, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बात तो वहीं आप पे रुक गई। अब जजेस भी अगर इस मामले में डिवाइड हो गए हैं तो ये कौम की बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ, और ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात होती कि अगर हमारे ऑनरेबल जजेस इन बातों को अपने तौर पे रखते, अपने यहाँ अंदर इंटरनल डिस्कशन करते, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन पूरी दुनिया में एक मजाक तो अब बन सा गया है ना। और फिर जो आपने कहा कि डॉट्स मिलाने वाली बात है, वो भी मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमने बैरिस्टर साहब अगर आएंगे तो उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या कोई आइन में ऐसा सुकम मौजूद है, कोई ऐसी शिक मौजूद है कि ये नेशनल असम्बली जो है या ये जो गवर्नमेंट है 5 साल के बियॉन्ड भी रह सके? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है आईनी एतबार से? इसके हवाले से तो बड़े दावे किए जा रहे हैं। और देखिए कि ये वो वक्त है जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, आपको याद है कि 1 साल तो हो गया उनको, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया गया था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उनके ऊपर केस था आमदन से ज़ायद असासों का। उसके ऊपर जो डिसीजन आया, उसके ऊपर क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया गया उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से, वो आज शहबाज शरीफ ने वापस ले लिया। कब वापस लिया है? जिससे 1 दिन पहले ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और वाशिंगटन डीसी में एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने कोई गुफ्तगू की थी, उसकी तफसील सामने आ गई। वो गुफ्तगू की थी उन्होंने एक जर्मन अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, IOJK में भी वक्त गुजारा है। एतजाज़ अहसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो बासित साहब इसके ऊपर तो हम गुफ्तगू बाद में करेंगे। सामने को एतजाज़ अहसन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? सर, ये रहनुमाई फरमाएं हमारी, ये जो बेंच टूटा है, अब क्या कल आपको लगता है कि नया बेंच तश्कील दे दिया जाएगा? और अगर दिया जाएगा तो क्या वो फुल कोर्ट जो है वो इसकी समाअत करेगी? पहले इंतखाबात का मामला डिस्कस होगा, या जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फैसला आया है कि आर्टिकल 184(3) के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोक दी जाए, उसको रिव्यू किया जाएगा? नहीं, पहले तो वो तो रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाइंडिंग नहीं है किसी और जज पे। ये तो काजी फायज़ ईसा ने अगर कहा है कि भाई कोई और ना सुने 184(6) पे, तो एक प्रिंसिपल है कॉमिटी अमंग जजेस, उसमें ये बाइंडिंग नहीं होती है एक जज की हिदायत दूसरे जज को, दे आर नॉट इक्वल। वो तो कहेंगे वो जज सुप्रीम कोर्ट का जज जो मेरे सामने 3 केस लगे हुए 184(6) के 443 के, तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर सकता हूँ। मुझे आके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बताएगा कि जी ये काजी साहब ने हुक्म दिया, किसी ने नहीं सुनना। अगर मैं मानना चाहूँ तो और बात है, पर अगर मैं ना मानना चाहूँ तो मैं सुन रहा हूँ, बंदे पेश करो, बहस करें। तो ये कोई बाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है टू ऑन अदर जजेस, फेलो जजेस। तो ये वो अमीनुद्दीन साहब ने चूंकि लिखा हुआ था, वो पार्टनर जज थे मेजॉरिटी में विद काजी फायज़ ईसा, तो उन्होंने समझा कि मुझे उठ जाना चाहिए।
पर वो भी उन्होंने एक ज्यादती की, मैं समझता हूँ। ये शो करते, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कितना सुप्रीम कोर्ट में किस कदर लाइनें और खलीजें पड़ी हुई हैं और शमशीर बकफ है सारे, और इन दी लिटरल सेंस। तो वो ये है कि अब अमीनुद्दीन साहब बड़ी आसानी से ये कह सकते थे, जब वो चेंबर में थे, वो सब चीफ के चेंबर में गए होंगे, चीफ के साथ आए होंगे, चेंबर में कहते जी मैं नहीं अंदर जाता, मैंने तो कल फैसला दिया है और ये सब स्टे कर देंगे, तो मेरा जाना मुनासिब नहीं है, मैं आपके साथ बैठता नहीं हूँ। पर ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं अपने इख्तलाफ को, और वो को बड़े जी एम्बेरस करना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, और तो वजह कोई नहीं। अब जिस तरह एक और साहब जज साहब लिखते हैं चीफ जस्टिस को, खतूत लिखते हैं एंड इशू टू द प्रेस, और साथ वो प्रेस को भी खत लिखा है अपने चीफ जस्टिस को, उसको कुछ मतलब है बचा के रखें लोगों की नजरों से, वो होना तो चाहिए फॉर आइज ओनली। बैरिस्टर साहब, ये क्यों एम्बैरेस करना चाहते हैं चीफ जस्टिस को? बस इसकी बहुत पीछे हिस्ट्री है, और काजी साहब की और कुछ जजेस की, ये आपके फॉरेन ऑफिस से चली है मामला, दोबारा बस्टेड पे सुप्रीम कोर्ट ने, और काजी साहब की जजमेंट थी अलॉन्ग विद दोस्त मोहम्मद खान फ्रंटियर से थे, खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने दोबारा बस्टेड पे जजमेंट दी कि ये इसको बैंड है हंटिंग इवन फॉर अरब। तो आपके फॉरेन ऑफिस ने बड़ा उस पर तगोदौ की, और बिल आखिर फॉरेन ऑफिस की इंटरवेंशन और फॉरेन ऑफिस के पेपर कि जी ये इन अरबों पे तो हम बहुत रिलाई करते हैं, अरबों पे बहुत हमारा इन्हसार है, और इनकी इकोनॉमिक्स भी ये बड़ी हमारी फैसिलिटेट करते हैं। तो उसके बाद वो जो अपने काजी साहब थे, he was physically really turned into a minority, और वो जजमेंट रिवर्स कर दी गई इन रिव्यू। अब वो रिव्यू में जब उस दिन से काजी साहब ने एक जरूर बेड़ा उठा रखा है जिहाद का, और अब वो जिहाद एम कर रहे हैं उमर बंदयाल। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये अगर चीफ जस्टिस से इख्तलाफ करना कोई मायूब बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ वो चीफ जस्टिस है जो खड़ा है, कह रहा है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, क्योंकि आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ। दूसरा व्यू है आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ, ये तो जरूर कहता है, ये हम मानते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अभी हम ना कराएं इलेक्शन, जरूरत इस बात की है। अब वो नजरिया जरूरत को लेके बैठे हैं। दूसरा वो और चीफ जस्टिस ये कह बैठे हैं कि जी आपको कराना पड़ेगा 90 दिन और एज क्लोज टू 90 दिन एज पॉसिबल। ये नहीं कि आप अक्टूबर में ले जाएं, खुद ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने तौर पे ही बगैर कंसल्ट किए प्रेसिडेंट को भी, जो कि रिक्वायरमेंट है अगर उन्होंने डेट कोई नई करनी हो, तो वो प्रेसिडेंट को भी खातर में नहीं लाते चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब मामला ये ठहरा हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि एक तरफ वो जज हैं जो आइन को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करके और उस पर अमल दरामद करना भी चाहते हैं और करवाना भी चाहते हैं सबसे, और दूसरी तरफ है वो नजरिया जरूरत वाले। वो भी एक हमारे यहाँ धारा चल रहा है, एक विरसा है चीफ जस्टिस मुनीर का, और वो विरसा मुख्तलिफ चीफ जस्टिस से होता हुआ आज हमारे पास फिर भी ठहरा हुआ है कि जी आइन तो ये कहता है कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, पर लगा दिया है अयूब खान ने या याया खान ने या रियाउल हक ने या मुशर्रफ ने, तो ये बर्दाश्त ही करना चाहिए, क्योंकि जरूरत इस बात की है कि अमन अमान हो और आप खुश रहें, वो भी खुश रहें और सब ठीक ठाक रहे। तो एतजाज़ एहसन साहब, ये बताइए कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क्यूरेटिव रिव्यू वापस लिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के जो खिलाफ दर्ज किया गया था, दायर किया गया था, इसका भी कोई कनेक्शन है जजेस की इस लड़ाई से, इंतखाबात के इस मामले से, नजरिया ज़रूरत के जो हामी और मुखालिफ जजेस हैं उससे? ईसा देखें, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि लगेगा तो महसूस तो यही होगा, इल टाइम्ड है ये, इल टाइम्ड है ये जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं
जो इस एक्ट के तहत अभी बिल है, ये एक्ट बन जाएगा और 15-20 दिन में 10 दिन पहले लगा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, 10 दिन उसके बाद लगा सकते हैं रिकंसिडरेशन के बाद दस्तखत करने में, तो 15-20 लग जाएंगे गालबन दिन। पर ये इन्होंने ऐसा टाइम पे लाए हैं जिस वक्त के वो उसके बारे में इबाम ही पैदा होगा कि क्या नीयत नेक थी हुकूमत की इसको लाने के लिए ऐसे टाइम पे, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था चीफ जस्टिस ने कि आप 90 दिन के और एज क्लोज टू दैट इलेक्शन कराएं, यानी आप अप्रैल में या मई में करा दें इलेक्शन। तो वो अब अगर उसको हम खींच के आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें चाहिए एक ऐसा बेंच भी चाहिए जो नजरिया ज़रूरत को अप्लाई करे, नजरिया आइन को ना अप्लाई करे, और वो बेंच भी ऐसा चाहिए, एक्सपीरियंस भी ऐसी चाहिए, और जजेस वो बड़े मुतहर्रिक भी हों जो उसके खिलाफ आइन के से गुरेज के हक में हो। तो बैरिस्टर साहब, ये जो है, ये जो प्रेसिडेंट, ये जो बिल है, ये प्रेसिडेंट क्या रिफ़र नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 191 के तहत कि आप ही इसको चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे हक तो उनका है कि वो अपने प्रैक्टिस और जो प्रोसीजर हैं उनको चेंज करें या अमेंड करें? नहीं, जब तक तो बिल है उस वक्त तक तो नहीं हो सकता। बिल तो एक ही दफा बिल स्ट्राइक क्या है जिसको इतना मानते नहीं है, वो हसबा बिल आया था, आपको याद है? जी जी, वो रहा था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, निपिंग द इविल इन द बड दे सेड द सुप्रीम कोर्ट, कि एज ए बिल ही उसको खत्म कर दिया था। और वो खैबर पख्तूनख्वा में MMA की हुकूमत लाना चाहती थी एक हसबा बिल, और एप्लीकेशन ऑफ शरीयत था वो हाल पर ज्यादा था। पर वो उसके अलावा जब तक एक्ट ना बन जाए, वो उसको अदालत देख नहीं सकती। बिल के तो प्रोपोजल होता है ना, तो बिल की वो जब तक एक्ट, अब ये एक्ट बनेगा तो उसके बाद देखेंगे कौन चैलेंज करेगा। चैलेंज जरूर होगा, यकीनन होगा, क्योंकि ऑल्दो इसमें जो बातें हैं वो बजा है, वो हमारा मुतालबा रही है, मेरा मुतालबा रही है लॉयर्स मूवमेंट से कि जी अपील का हक होना चाहिए। 184(3) के बाद अपील ही कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, एक ही सतह पे, एक ही दर्जे पे फैसला हो जाए, उसके ऊपर कोई दर्जा ही ना हो अपील वाला। एतजाज एहसन साहब, आप हमारे साथ रहिएगा, हमें बहुत शॉर्ट ब्रेक लेनी है, उसके बाद दो इंतहाई अहम मामले जिनका जवाब शायद आप ही दे सकते हैं। क्या की बात ही करना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी एतजाज एहसन साहब, ये बताइएगा कि आइन का एक आर्टिकल है 186 जो ये कहता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें ये कहा गया है कि सदर पाकिस्तान को अगर किसी मौके पर यह लगता है कि कोई एक सवाल है पब्लिक इंपॉर्टेंस का जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय दरकार है, तो वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भिजवा सकते हैं। क्या ये बिल भी किसी सवाल की सूरत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सदर पाकिस्तान भिजवा सकते हैं 186 के तहत? नहीं, सदर पाकिस्तान अब खुद कुछ भी नहीं कर सकती। ही इज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सदर पाकिस्तान इज बाउंड बाय एंड मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन। द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन and on and in accordance with the advice of the cabinet or the prime minister. So he is bound by to act. जो भी उन्होंने करना है, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर कहेगा या कैबिनेट कहेगी कि आप ये रेफर करो टू दी सुप्रीम कोर्ट अंडर 186 की रेफरेंस होती है। दो गवर्नमेंट में इख्तिलाफ भी हो, प्रोविंशियल और सूबे, और वो भी लिखा हुआ है इसमें, पर ये रेफरेंस कर सकता है प्रेसिडेंट। लिखा हुआ जहां प्रेसिडेंट आपको मिलेगा ना, सिवाय एक जगह जहां आपको प्रेसिडेंट नजर आएगा
वहां आप समझिए प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। अच्छा, इन द नेम ऑफ द क्वीन ही होता है, पर क्वीन अपने बेटे की जैसा रिश्ता नहीं कर सकती विदाउट द कैबिनेट अप्रूविंग, ब्रिटिश कैबिनेट अप्रूविंग। तो ये चीज है इसमें, तो वो प्रेसिडेंट खुद नहीं कर सकता। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आइन की और कानून का स्पिरिट है, जब हम कानून बनाते हैं, आइन बनाते हैं, जाहिर है कि वो उसका इतलाक होता है, वो एक ज़ाब्ता कार होता है। मैं दो क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, 18वीं तरमीम में जो दूसरी मर्तबा के बाद वज़ीर आज़म बनने की कदगन को ख़त्म किया गया था, उस वक्त सिर्फ एक ही शख्स था जो बेनिफिशरी था, वो थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। तो आइनी तरमीम जो है वो एक शख्स के लिए की गई, और आज अपेरेंटली लगता यह है कि जो इस्लाहात का, अदालती इस्लाहात के नाम पर जो बिल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से टेबल किया गया, दोनों ऐवानों से अब पास कर लिया गया है, इसका फ़ायदा भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को होगा। तो ये जो हम आइन और कानून बनाते हैं, ये जब किसी एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए बनाए जाए, तो हाउ डू यू सी इट? देखिए, अमूमी तौर पे तो जो एक असम्पशन है, एक मफरूजा है, या आप समझ लीजिए एक मौकफ है इंडिया है, वो ये है कि जिसको रिवर्स करना और उसको अपोज करना और कॉन्ट्ररी को उसके मुखालिफ सबूत लाना और साबित करना बहुत दुश्वार है। पर वो ये है कि एक प्रिजम्पशन है कि जो लेजिस्लेशन है और लेजिस्लेटर जो है, लेजिस्लेचर, उसके कोई बुरे मोटिव नहीं होते, कोई पर्सनल मोटिव नहीं होते, कोई जनरली मैलाफाइडी जिसको कहते हैं बदनीयती कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड अगेंस्ट द लेजिस्लेटर। इस डॉक्ट्रिन का फायदा उठाते रहे हैं मिलिट्री डिक्टेटर्स भी, जब वो लेजिस्लेटर्स की पावर ले लेते हैं कि मार्शल लॉ रेगुलेशंस और मार्शल लॉ ऑर्डर साइन करेंगे, जारी करेंगे, जो और वो भी कहते रहे कि हम चूंकि लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं, आप हमें नहीं कर सकते हमारी नियत को। लेकिन उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब है ओवरकम किया इन आसमा जिलानी केस एंड सम अदर केसेस ऑल्सो, जियाउर रहमान केस वगैरह, और उसको तो नहीं देते। लेकिन लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है, इसको प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिजम्पशन है कि ये with good motives, इन्होंने good intentions and not for any personal advancement of any personal gain or anybody's personal gain, ये केस बनाया गया। क्योंकि आज नवाज शरीफ इससे गेन कर रहे होंगे, कल इसी से कोई और गेन तो एक अबदी किस्म की दस्तावेज है ना, कम अज कम हम समझते हैं, तो उसकी बुनियाद इस पे है। वो अब तक कई आएंगे कई जाएंगे, 3 बार भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, 4 बार भी बनेंगे, वो एक बार भी के बाद भी खत्म हो जाएंगे। तो ये बताइए बैरिस्टर साहब, ये जो क्या कोई, क्योंकि इमरजेंसी की बातें भी हम सुन रहे हैं, तो क्या ये नेशनल असेंबली कोई आइन में कोई ऐसा सुकम मौजूद है, कोई ऐसी क्लॉज मौजूद है कि ये असेंबली और ये गवर्नमेंट 5 साल के बाद भी कंटिन्यू कर सके? नहीं, ये नहीं है। तो मैं जरा क्वेश्चन को खोल देता हूं। चौधरी साहब, एक दावा किया है, पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं वॉशिंगटन डीसी में, वो गुफ्तगू कर रहे थे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ, और उन्होंने वो कन्वर्सेशन पब्लिक कर दी। उनका दावा यह है कि चीफ जस्टिस तब्दील होंगे और नए चीफ जस्टिस आएंगे, उनके सामने ये सवाल रखा जाएगा, और ये सब कुछ होगा सितंबर में, और नए चीफ जस्टिस जो हैं मुबैना तौर पे उस कन्वर्सेशन के मुताबिक वो 2 साल की एक्सटेंशन दे देंगे इस असेंबली को। आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? नहीं, 2 साल की तो नहीं दे सकते, 1 साल की दी जा सकती है। वो एक्सटेंशन इमरजेंसी लगा के इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाता है। आई थिंक 1 साल भी नहीं है, शायद अप टू 6 मंथ्स वो 2 महीने को एक्सटेंड करके वो इस किस्म की है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप असेंबली के इलेक्शन ही ना करें, ये नहीं हो सकता। असेंबली होनी चाहिए, चाहे वो सस्पेंड हो, चाहे वो सस्पेंड ना हो, चाहे वो अंडर आर्टिकल 234 सस्पेंशन हो सकती है। पावर ऑफ द असेंबली कैन बी टेकन and handed over to the governor, given by which the president can decide। अगर इमरजेंसी लगाए, उसको वैलिडेट भी कराना पड़ता है by a 2/3 majority,
बट वो भी समझे करवा लिया इन्होंने, वो इनके पास नहीं है 2/3 मेजोरिटी, वरना ये आइन में ही तरमीम करते हैं आज। लेकिन 2/3 मेजोरिटी मसाल के तौर पे है, तो वो इमरजेंसी पार्शियल फॉर 6 मंथ लगाई जा सकती है, एक्सटेंड किया जा सकता है, पर असेंबली होनी चाहिए जिसके पावर्स आप दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि खिलाओ असेंबली हो ही ना। ये कभी अस्यूम नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन कि इमरजेंसी भी लगे और असेंबली ना हो, और असेंबली अगर इमरजेंसी लग जाए फॉर इंस्टेंस और जाए, असेंबली के इलेक्शन बर वक्त होंगे, इमरजेंसी के तहत भी इलेक्शन होंगे। ना नेशनल असेंबली ना प्रोविंशियल असेंबली, 90 दिन से ज्यादा गैप रह ही नहीं सकता, 5 साल बाद 90 दिन। और ये बताइए कि अगर 2 प्रोविंशियल असेंबलीज ना हो तो क्या फिर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है? जी, इस पे बहस करेंगे, लगाएंगे, और अगर वो आप प्रेसिडेंट की भी उसी वक्त सितंबर में ही वैकेंसी आ रही है, तो उस वक्त इनको शायद ये उस मामले में एक अपना सिंपैथेटिक चीफ जस्टिस शायद मुफीद हो जाए कि वो इस तरह है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में अगर वो होल्ड कर दें कि सिर्फ नेशनल असेंबली की अदम मौजूदगी में, अदम दस्तयाबी में ये इलेक्टोरेट खत्म होता है, जो पार्लियामेंट का है जो एज इलेक्टोरल कॉलेज, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो, क्योंकि जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, नेशनल असेंबली का, लेकिन सवाल जो पैदा होता है कि ये वफाक है, इसको अगर इसकी स्पिरिट में देखो तो दिस इज अ फेडरेशन में 2 या 3 या 1 सूबा हो ही ना, और खासकर जब उनकी मेजोरिटी बहुत टेलिंग मेजोरिटी हो, तो फिर ये किस तरह आप क्या अस्यूम कर सकते हैं यू आर गोइंग टू वेज वॉर अगेंस्ट दी provinces virtually by saying you are excluded from the determination of who shall be the head of the state. So who shall be your head of the state? So with great respect, may I ask one question? मेरा आखिरी question. बिल्कुल पूछिए. You are still part of the PPP, Barrister साहब? Oh yes. अच्छा. अब इसमें फिर बासित साहब के सवाल से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि चंद दिन पहले नदीम अफजल चंद साहब जी पार्टी इज माय फैमिली, मैं खानदान अपने को छोड़ के कहाँ जाऊंगा, बाकी बीच में थोड़े से इख्तलाफी व्यूज। तो चौधरी साहब ये बताएं, नदीम अफजल चंद रोज पहले हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और इसी मामले पर बात चल रही थी। उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी में बड़ी तवाना आवाजें हैं, और रेफरेंस था आपकी तरफ और लतीफ खोसा साहब की तरफ। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ कोई बैकडोर राब्ता कोई इस्टेब्लिश हो रहा है, बातचीत, और आपको फिर बड़ी जल्दी जो है वो नजर आएगा, बड़े चैनल्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो इसमें क्या पेश रफ्त हुई है? सर आपको आवाज आ रही है? एतजाज अहसन साहब, कॉल ड्रॉप हो गई और लाइन कट गई। सवाल मेरा ख्याल है बासित साहब ऐसा था कि उसमें लाइन कट गई, लेकिन जाहिर है कि अभी कोशिश करें कि चौधरी साहब से हमारा राब्ता हो जाए तो उसके ऊपर। लेकिन उस हमने चंद साहब कब हमारे शो में आए थे? काफी अरसा हो गया उनको आए हुए, 2 हफ्ते तो हो गए हैं सर। हाँ, तकरीबन 2 हफ्ते तो हो गए। नहीं, 2 हफ्ते नहीं हुए, नहीं कम हुए हैं, 1.5 हफ्ते पहले की बात है। क्योंकि वो कह रहे थे कि बस 4-5 दिनों में प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं, उसके बाद हुआ ना वो जमान पार्क वाला, लेकिन उसके बाद हालात और खराब हो गए। नहीं, उसके बाद हालात ठीक हुए और फिर खराब हो गए। हालात ठीक ऐसे हुए कि उसके दूसरे रोज इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने उसके 2 रोज के बाद खिताब किया कि मैंने मिसाके मईशत जो है उसकी, लेकिन साथ में कहा जब तो माफी नहीं मांगे हम उससे बाद नहीं, वो बाद में हुआ। वो तो अभी रिसेंट हुआ है ना, परसों हुआ है। उसके बाद जो इत्तेहादियों का इजलास हुआ है ना, उसके बाद कहानी तब्दील हुई, जिसमें अस्करी क़यादत के साथ भी 1 घंटे सेपरेटली मीटिंग हुई थी, और उसमें कहा गया था कि इनको बड़ा फिक्स किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला मामला चल रहा था। कोशिश करेंगे कि एतजाज अहसन साहब के साथ जो है वो राब्ता हमारा दोबारा बहाल हो, और हम उनसे इस कॉल मिल गई है। जी एतजाज अहसन साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
भाई आवाज आ रही है और मुझे आपके आप सर आपको आवाज आ रही है? मुझे जहां मुझे हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा ये बताइएगा, मैंने कहा कि चंद साहब ने हमें ये बताया था कि बड़ी तवाना आवाजें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और रेफरेंस था, उन्होंने आपका नाम लिया और लतीफ खोसा साहब का नाम लिया कि वो ये बात करते हैं और उस पर उसको बड़ा वेटेज दी जाती है और आप लोग शायद कोई किरदार अदा कर सकते हैं बैकडोर टॉक्स इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिश करने में। तो इसमें क्या पेशरफ्त हुई है? नहीं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस वक्त हम जो पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम के साथ एक अलायंस में है। पीडीएम एक अलायंस है, उसके साथ पीपल्स पार्टी एलाइड है। पीपल्स पार्टी इन गवर्नमेंट है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर है, बासित साहब के महकमे का फॉरेन मिनिस्टर है, एंड ही इज परफॉर्मिंग वेरी हार्ड एंड making great efforts for the improvement of Pakistan's position on Kashmir, on climate change. Climate change में हमारी बड़ी फख्र या पेशकश है, आप समझे। शहरी रहमान साहिबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट को पूरी तरह सर्व कर रही है और ताउन कर रही है इनके साथ। लेकिन सर आपकी जमात जो है वो आइन की खालिक जमात है, इस सरजमीन बेआइन को आइन देने वाली जमात है। 1973 के आइन की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है कौमी असम्बली में, और इस आइन में ही दर्ज है 90 रोज में इंतखाबात। तो पीपल्स पार्टी अब लगता ही है कि वो फैसिलिटेट कर रही है, वो सहूलतकारी फराहम कर रही है मुस्लिम लीग नवाज को और पीडीएम के दीगर जमातों को कि इस इलेक्शन को इल्तवा में डाल दिया जाए। आपने उनके साथ, आपकी जमात ने टेकअप क्यों नहीं किया ये मामला कि इंतखाबात करवाए? यही तरीका है। ये हमारा जमात का अंदरूनी मामला है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा कि क्यों हमने ये किया, क्यों हमने वो किया। ये हमारा अंदरूनी मामला है। बट both, I think I speak on behalf of Kota also. Both of us continue to support our leadership under Chairman Bilawal, and I think he is probably the best performing minister in his but you do agree कि कोई रिकंसिलिएशन की फजा बननी चाहिए? हाँ, वो सबको अपने और इसमें इमरान को भी अपना कुछ डेसिबल लेवल कम करना चाहिए। एक तो डिस्कोर्स में डेसिबल लेवल हर किसी को कम करना वेरी हाई, और मेरे जैसी जो अगर कोई इख्तलाफी आवाजें हैं उनको भी रहने देना चाहिए। और पीपल्स पार्टी में ये गर्व है, मैं समझता हूँ कि वो नहीं। कोई इमरान खान से आपका राब्ता है कोई अपने बैरिस्टर साहब? जी, कोई इमरान खान साहब से आपका राब्ता रहता है? आखिरी मुलाकात कब हुई? नहीं, आखिरी मुलाकात तो मेरी हुई है ये जब हमला हुआ है, वो मेरे घर पे जी हाँ भी था। तो उसके बाद वी आर जस्ट अक्रॉस वन वॉल। तो वो मैं उनके इंतजामात देखने गया था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास मामला है। और वो पुलिस का रेड जब हुआ था उस दिन तो मुलाकात नहीं हुई। जिस दिन पुलिस आ गई, वो इमरान जा रहा था इस्लामाबाद और वो इस्लामाबाद पहुंचा हुआ था, पीछे पंजाब पुलिस ने मौका गनीमत जाना और उसका गेट भी उखाड़ दिया क्रेन से, मेरे गेट को भी नुकसान पहुंचाया। तो मैं उसके साथ क्यों ना मिलूंगा उस मामले पे टू प्रोसिक्यूट दी इंस्पेक्टर जनरल एंड द डीआईजी एंड एवरीबडी हु इज बिहाइंड इट। वी हैव टू ब्रिंग दीज पीपल टू लॉ, अंडर द लॉ। और आज नहीं तो कल ये होगा। इनको आम लोगों का तासुर तो यही है बैरिस्टर साहब कि आप ज्यादा करीब लगते हैं इमरान खान के बनिस्बत अपनी पार्टी के इस वक्त। नहीं, उसमें तो मैं एक अपने जाती रिश्ते से तो कभी इनकार नहीं करता हूँ। पार्टी में भी जानते हैं 8 साल से हम साए हैं। फिर वो हम एक स्कूल में रहे हैं। फिर वो मेरे मतलब तहत समझे जमान पार्क में वो क्रिकेट खेलता रहा है। लंबी लंबी टांगों का नौजवान होता था, 14-15 ईयर्स ओल्ड का, बल्कि 11 और 12 ईयर ओल्ड जब हम इसको बाउंड्री लाइन पे जमान पार्क की जो क्रिकेट पिच है उसको बाउंड्री लाइन पे खड़ा किया होता था हमने। और वो एक है, एक दोस्ती भी है, एक ये माई पार्टी नोज इट। मुझे इससे को और मैं खुल के कहता हूँ
तो ये जो हुकूमत है, ये जिस किस्म के मुकदमात कायम कर रही है, आपके इतने अच्छा ताल्लुक है इमरान खान साहब पे और उनकी जमात के लोगों पे, फिर उस पे सदर पाकिस्तान एक ख़त लिखते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसके जवाब में कहते हैं कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हो रही है, आर्टिकल 10A के तहत सबको फेयर ट्रायल का राइट है, कोई बोगस मुकदमा नहीं हुआ, कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इस मामले में आप सदर पाकिस्तान से एग्री करते हैं या वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? मैं सदर पाकिस्तान से एग्री करता हूँ और इसमें मेरे कोई शक की बात नहीं कि जो आसान न्याजी से फॉर इंस्टेंस हो रहा है कि वो एक जगह उसको लेके पहले क्वेटा लेके गए हैं, फिर कराची लेके गए हैं, फिर अब कहीं और लेके नौशहरा लेके जा रहे हैं। ये क्या मतलब है? दिस इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। बिल्कुल, मैं इसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखने वाला। इसे अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। एक बंदे के खिलाफ, स्वाति के खिलाफ आपने पता नहीं 50 के 60 मुकदमा करा दिए। उस बूढ़े आदमी को 76 ईयर ओल्ड को आप उठा के लेके जा रहे हैं पहले सिंध में, कहीं सिंध से वो बेल होती है तो बलूचिस्तान की पुलिस बाहर खड़ी है उसको उठाने की, और मुकदमा एक ही फैक्ट पे है कि उसने एक बयान दिया जो सुना गया है सिंध के थानों में भी और बलूचिस्तान के थानों में भी, सारे पाकिस्तान के थानों में किसी न किसी ने सुना हुआ है वो बयान उसका। वो जाके कहता है कि अब ओल्ड इंग्लिश लॉ, जब ये टेलीविजन वगैरह नहीं होते थे, रेडियो नहीं होता था, द ओल्ड इंग्लिश लॉ विच अप्लाइज टू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज के जी जहां भी ये सुनी जाए बात, मैं आज करूं बगावत की बात, अब 124A भी खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर हाईकोर्ट ने एक दलेराना फैसला दिया है, पर बहरहाल अब मैं अगर एक करूं बगावत की बात, मैं कहूँ पाकिस्तान को खत्म होना चाहिए, उसके लिए हम साजिश कर रहे हैं और ये तरीका करेंगे, वो तरीका, वो अब जहां भी सुनी जाएगी वो वहां जुर्म हो जाता है। अब ये सुनी जाती थी एक जमाना, अंग्रेज ने भी कभी नहीं इसको इस तरह किया। अंग्रेज ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जहां हुई है बात उसको वहां उसी थाने में हो सकता है। हमने वही कानून लिया जो अंग्रेज ने बगैर प्रायर टू लाउड स्पीकर, प्रायर टू ये टेलीविजन, प्रायर टू रेडियो रखा हुआ था कि जहां सुना जाए वहां भी जुर्म होता है। अब ये तो बैरिस्टर साहब, पीपल्स पार्टी भी तो इसी हुकूमत का हिस्सा है ना। मुझे ये बड़ा तंग कर रही है चीज उसे कि आप जैसा शख्स क्यों फिर इस पार्टी में शामिल है इस वक्त, क्योंकि ये तो मैं बुरा और भला अपनी पार्टी का, अपनी फैमिली का अपने ऊपर लेने को बिल्कुल तैयार हूँ। डोंट बी कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो एतजाज हसन साहब ये बताइए जरा क्विकली, क्योंकि मैं 2-3 चीजें बहुत अहम हैं जो आपसे पूछनी है। मरियम नवाज साहिबा एक के बाद एक जलसा, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग नवाज अदलिया को बराह रास्त टारगेट कर रही है। वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जजेस के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पहले एहतसाब होगा, फिर इंतखाब होगा, इंसाफ के पलड़े बराबर होंगे, पहले इमरान खान की 200 पेशियां होंगी जैसे हमारी हुई थी, और अपने ऊपर अपने जो उनके परसीव्ड मजालिम हैं कि हमारे ऊपर ये मजालिम ढाए गए, जब तक वो मजालिम इमरान खान और उनकी जमात पर नहीं होते उस वक्त तक वो पूरे नहीं होंगे। उन पर तौहीन अदालत नहीं लग रही, ये इसकी क्या वजह है? उनसे तौहीन अदालत मैं समझता हूँ उन्होंने जो मरियम ने वो तस्वीरें लगा के सरगोदा में जलसा किया था, जजेस की तस्वीरें लगा के और उनको पॉइंट आउट करके कि ये वो जज है, ये वो है, वो तो शी वाज थ्रेटनिंग देम विद फिजिकल वायलेंस कि इनको वर्चुअली कि इनको पहचान लो, ये देखो लोगों। और वो जब क्या जलसे में तो मुझे नहीं मालूम वो कितनी नजर आ रही थी, पर आपके कैमरे जब उसको रिले करते हैं किसी के ड्राइंग रूम में या स्टडी में तो वो तो करीब तर आ जाते हैं ना, वो तो सब नजर आ रहे होते हैं बंदा कौन है, क्या इसकी शक्ल सूरत है और क्या इसके खिलाफ चार्ज है। तो उसको तो वो तो बिल्कुल थ्रेटनिंग एंड कंटेम्प्ट, और यानी वो मॉब जस्टिस प्रोवोक कर रही हैं आपके ख्याल में? मॉब जस्टिस प्रोवोक कर रही हैं कि लोग इंसाफ जो है वो करें इनका? हाँ, वो तो मैं तो पहले भी कह चुका हूँ आपके, मैं तो ये पहले कई मरतबा कह चुका हूँ। और फिर वो ये करती हैं कि जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहती हैं कि इसको तो चिड़िया घर में बंद करना चाहिए। खुदा का खौफ करो। एक जगह
she gets carried away and she starts addressing Imran and saying कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बेटे लंदन में बैठे हैं पड़े हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। ओ भाई, इमरान के तो बेटे फिर भी चलो अंग्रेज है ज्यादा, आपके दोनों भाई नहीं आ रहे, आपके वालिद साहब नहीं आ रहे, वो लंदन ही बैठे हैं। तो बस सर फाइनल क्वेश्चन ये बता दें कि आपको लगता है कि वो मियां साहब के लिए वो जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, साजगार माहौल बनना था पाकिस्तान आने का, वो अब बन चुका है? वो आपको लग रहा है कि आ रहे हैं या वो नहीं आ रहे अभी? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल आ रहे। अगर वो अपने भाई की गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट, अपने भाई की गवर्नमेंट में वो नहीं आ सकते, तो वो कहां से कोई आएगा जो जिस पे उनको एतमाद होगा कि मैं बस सेफ रहूंगा? वो उनके खौफ ज्यादा है, और अब उनको खौफ ये है कि अगर वो यहाँ हो पाकिस्तान में और किसी वजह से एक स्वीप कर जाए इमरान खान, वो तो एहतसाब का पहले से ही दाई है, वो तो बाहर ही नहीं जाने देगा। तो मियां साहब को अब मेरा नहीं ख्याल कि हमें उनका इंतजार करना चाहिए। मियां साहब का इंतजार नहीं करना चाहिए, एतजाज एहसन साहब का ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आए, दो इंतहाई अहम स्टोरीज आपके सामने रखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, इस वक्त जो है वो शंघाई ताउन तंजीम की का जो इजलास है, जो उसकी सरबराही है, जो उसमें मीटिंग्स करवानी है, वो नई दिल्ली के पास है। नई दिल्ली उसके बहुत से इवेंट्स होस्ट कर रहा है, और नई दिल्ली में एक हुआ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स शंघाई ताउन तंजीम के जो कौमी सलामती के मशीरान हैं, मेंबर ममालिक के, उनका इजलास था। वहाँ पर पाकिस्तान ने शिरकत की, और पाकिस्तान की जो शिरकत है वो जिस लेवल पर हुई, वीडियो लिंक के ज़रिए हुई, कितना अहम था ये इजलास। बासित साहब, क्या व्हाट आर द डिटेल्स, व्हाट हैज़ कम आउट ऑफ द मीटिंग? कुछ नहीं, ख़ास नहीं, लेकिन बहरहाल ये मीटिंग्स तो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आई एम ग्लैड कि हमने एब्सटेन नहीं किया, वर्चुअल अटेंड की। यहीं से जो हमारे सेक्रेटरी थे नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इस तरह चीन ने भी वर्चुअली ही पार्टिसिपेट किया। लेकिन अजीत डोवल की जो स्टेटमेंट थी, ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान और इनडायरेक्टली विदाउट नेमिंग द नेम उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो है सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे सी पैक के कि वहाँ पे ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, नाम नहीं लिया लेकिन इशारतन ये सारी बातें हुई हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने सही फैसला किया, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ और जम्मू और कश्मीर के जो मामलात हैं और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत है वो एक तरफ, उसमें तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी था, और आई एम ग्लैड कि हमारी हुकूमत ने तवाज़ुन बरकरार रखा। जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पर पाकिस्तान की ज़ाहिर के दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान ने क्या किया उसको फाइट करने के लिए वो बात की, बट डू यू सी कि चाइना जो है वो, चाइना और इंडिया के भी अपने ज़ाहिर के मसाइल हैं, उनके भी बॉर्डर के ऊपर इशूज़ हैं। चाइना ने भी वर्चुअली शिरकत की। हाउ डू यू, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम तो वो शंघाई 5 से आगे निकला हुआ उनका इनिशिएटिव है, तो उन्होंने फिजिकल अटेंडेंस क्यों नहीं की? इसलिए कि वो भी अपनी नाराज़गी के हवाले से दिखाना तो चाहते हैं, और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि आया उनके जो प्रेसिडेंट शी हैं वो भारत जुलाई में आएंगे कि नहीं आएंगे, जो सिक्योरिटी जो समिट होगी। अभी बहुत से इफ एंड बट्स हैं, क्योंकि उनके भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे मामलात हैं। फिर अभी कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो डेमोक्रेसी जो है क्या है समिट, उसमें भी शिरकत की है। कल उन्होंने वर्चुअली खिताब भी किया उस समिट में। हमने तो आप जानते हैं कि हम उसमें नहीं गए, वो हमारा सही फैसला था एक लिहाज से। तो अभी चूँकि चाइना भारत को देख रहा है एक लिहाज से कि वो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसकी बड़ी स्ट्रेंथन हो रही है, क्योंकि ट्रेड उनका है, यहाँ पे भी लोग यही बात कर रहे हैं। लेकिन चाइना भारत के इशू तो हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तकरीबन 3500 किलोमीटर लॉन्ग उनका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, बॉर्डर कह लें जो भी आप उससे। तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ भी हैं, इसलिए एक लिहाज से
चाइना का इट मेक सेंस, क्योंकि कोई बायलैटरल मीटिंग थी नहीं, सिर्फ तकरीर करनी थी, वो उन्होंने वर्चुअली कर दी। और सही बासित साहब, सिर्फ 3 से 4 मिनट रह गए हमारे पास, और आज मैं प्रोग्राम को जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली कंक्लूड करना चाहता हूँ, और कुछ आप लोगों से भी बात इस स्क्रीन के जरिए हम लोग करना चाहते हैं। हम जाहिर है कि प्रोग्राम करते हैं, वी आर जर्नलिस्ट बट ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हम यहाँ रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और उनके मसाइल का भी हमें एहसास होता है। और मैंने बड़े बासित साहब, ये अफसोस की बात है कि हम स्क्रीन्स के ऊपर वो इश्यूज आजकल नहीं देखते जो कि डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड हैं, पब्लिक के मुतल्लिक हैं, लोगों को किस तरीके से मुतासर कर रहे हैं। आते हैं, हम अदालती मामले पर बात करते हैं, सियासत पर बात करते हैं। एक बरतानवी खबर रसां इदारा टेलीग्राफ, उसने एक रिपोर्ट छापी गुज़श्ता रोज़, और उस रिपोर्ट को आज मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा आई मस्ट टेक दिस अप इन आवर प्रोग्राम कि ये जो हमारे 20-22 लोग जो हमारी पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एलीट है, वो इस वक्त इक़्तिदार की एक चौमुखी या जंग कह लें आप, एक बड़ा लड़ाई जो है वो लड़ने में मसरूफ़ है, और लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं। ये स्टोरी हमें बताती है कि जो इकनॉमिक टर्मोइल है पाकिस्तान का, ये जो मुआशी बहरान है, मैन मेड क्राइसिस है, ये जो गवर्नमेंट आई है इसके बाद से वो कह रहे हैं गुज़श्ता 1 साल में ये 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानियों का मसला है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एवरेज और रेशो डायबिटिक पेशेंट्स की पाकिस्तान में है, और वो ख़बर छापते हैं एक पाकिस्तानी शहरी के मुतालिक, मोहम्मद रसूल। वो ये कहते हैं कि मोहम्मद रसूल जो है, उनकी फैमिली गुज़श्ता 1 साल से अपने वालिद को इंसुलिन फराहम करने में नाकाम थी। उनके पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे, शॉर्टेज है दवाइयों की। और फिर इन्होंने इस स्टोरी को एक्सपैंड किया है और इसका दायरा पूरे पाकिस्तान पर फैलाते हुए बताया कि ये क्राइसिस कितना शदीद है, दवाओं की किल्लत है और जान बचाने वाली अद्वियात, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं कि कौन से सॉल्ट्स हैं जो हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए मार्केट में, लाइफ सेविंग ड्रग्स मौजूद होनी चाहिए, उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि ये क्राइसिस डीपन होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल सेक्टर को उसके जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट है उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रही जैसे करना चाहिए। इस वक्त किल्लत है हार्ट डिजीज़ की मेडिसिन्स, डायबिटीज़, शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत शदीद मसला है। और ये जो लड़ाई आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, या आप देखते हैं कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में ये लड़ रहे होते हैं, जाहिर है कि अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे होते हैं। बासित साहब, आई नीड योर कमेंट ऑन दैट। मैं सर इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इसके बारे में पिछले बहुत से दिनों से एक डिबेट ये भी चल रही है कि भारत से हम क्यों ये इंपोर्ट नहीं करते, और इंपोर्ट हो रही हैं वाया दुबई। लेकिन मेरे ख्याल में भारत ख़ुद भी जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तकरीबन 60 से 70% चाइना से इंपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल में हमें चाइना के साथ ये एक कोई ऐसा, मेरे ख्याल में बड़े फायर फाइटिंग बुनियादों पे चाइना के साथ बातचीत करनी चाहिए, और इस किस्म की जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है कम से कम वो तो लोगों को मैसर होनी चाहिए। अगर देखें ना, जिस तरह आपने फरमाया 3 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं पाकिस्तान में, तो आई डू नॉट नो। और आप अंदाजा लगाइए कि ये 3-3.5 करोड़ लोगों का मसला ना हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स का हिस्सा बनता है, ना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट का हिस्सा बनता है, ना हमारे पार्लियामेंट की डिबेट का हिस्सा बनता है। और इस प्लेटफॉर्म से टुवर्ड्स द एंडिंग, टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द प्रोग्राम, हम तो अपील ही कर सकते हैं, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं कि जब आपको फुर्सत मिले अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने से, जब आपको फुर्सत मिले अपने इक़्तिदार को तवालत बख्शने से, और जब आपको फुर्सत मिले अपने बच्चों का सियासी मुस्तकबिल खरा और हरा करने से, तो फिर आप ये तवज्जो भी कीजिएगा कि इस मुल्क में रहने वाले जो रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों रेंगने वाले अवाम है, एक नज़र उनके मसाइल पर भी डालें, आटे की कीमत की तरफ भी देखें, दीगर अशिया का जो बहरान है, जो सेक्टर्स बंद हो रहे हैं उनकी तरफ भी नज़र दौड़ाइए। ये सियासत चलती रहेगी, ये अवाम है तो ये मुल्क है, ये अवाम है तो ये आइन है, और ये अवाम है तो आपकी सियासत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।